हेलो माय चैम्पियंस। BEDSV 101 का अपन गेस्ट पेपर देखेंगे जून 2025 के लिए। आपका सब्जेक्ट का नाम है मूल्यपरक शिक्षा। टाइम आपको इसमें 3 घंटे का मिलेगा और इसमें मैक्सिमम मार्क होते हैं 100, यानी कि पास होने के लिए आपको चाहिए 35 नंबर। ठीक है। आई होप दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और तैयारी आपकी कम है या समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या सवाल आते हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मैंने लिखे हैं। आई होप ये हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। तो दोस्तों आपकी किताब से और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर लगा है उसका एनालिसिस करके कुछ सवाल मैंने लिखे हैं। फटाफट से समझते हैं दोस्तों। अगर लिखने का टाइम है तो लिख लिख के याद कर सकते हो, अदरवाइज़ इसी वीडियो को आप 4-5 बार देख लेना। पहला सवाल है, शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंध की चर्चा करें। मूल्य उन्मुख शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करें। देखो, शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। शिक्षा मतलब आप ज्ञान हासिल करो, नॉलेज हासिल कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं है। ठीक है, वो है शिक्षा। मूल्य परक शिक्षा अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम शिक्षा भी शामिल करेंगे और संस्कार भी शामिल करेंगे। ठीक है। तो मूल्य परक शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बजाय कि शिक्षा के। यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं लेकिन अपनी लाइफ में डिप्रेशन से गुजर रहे हैं वो। ठीक है। उनके दिमाग के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज यानी कि आत्महत्या के भी विचार उठते हैं, क्राइम करते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। लेकिन अगर उनको मूल्य परक शिक्षा मिल जाती तो फिर वो समाज के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में रहते और देश को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते। तो वही आपको लिखना है, मैंने बता दिया है। आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, इतना हिंट मैंने आपको बता दिए। फिर भी मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ कि देखो, शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंध आपको बताना है। देखो, पहले मैं संबंधों की चर्चा करता हूँ। ठीक है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन जीवन के विभिन्न पहलू जिसमें कैरियर विकास और सामाजिक भागीदारी शामिल है के लिए आवश्यक बौद्धिक आधार और कौशल प्रदान करती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई है, ठीक है, तो आपको गाड़ियों से संबंधित नॉलेज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आपको बिजली से संबंधित जितने भी मशीनें हैं वो आपको नॉलेज है, उससे आपको नौकरी भी मिल जाएगी। कौशल यानी कि स्किल्स। ठीक है। तो आपके कैरियर विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मूल्य शिक्षा या मूल्य परक शिक्षा क्या है? वैल्यू एजुकेशन। इससे आप सीखते हैं सहानुभूति। इससे आप क्या सीखते हैं? सहानुभूति, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। ईमानदारी, सम्मान जैसे गुणों को बढ़ावा दिया जाता है इसमें। और बढ़ावा देकर व्यक्तियों को अंतः क्रियाओं और निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करती है। अंतः क्रिया का मतलब क्या है? जब आप समाज में जाते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है। और जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, वहाँ पर आपको काम आता है मूल्य परक शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। तो शिक्षा और मूल्य शिक्षा मिलकर व्यक्तियों के समग्र विकास में योगदान करती है। यानी कि एक व्यक्ति का जो आध्यात्मिक पहलू है, शारीरिक पहलू है, मानसिक पहलू है ना, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र है वो अच्छा बन सकता है अगर आपको मूल्य शिक्षा और शिक्षा दोनों मिल जाए तो। तथा यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति ज्ञानवान, नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार होगा। नैतिक का मतलब क्या है कि भाई आपको पता होगा कि जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपकी नैतिकता होगी। ठीक है। मोरालिटी। तो मूल्य शिक्षा शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। यह छात्रों को सहानुभूति, ईमानदारी, सम्मान, सामाजिक जिम्मेदारी जैसी भावनाओं को विकसित करने में मदद करती है। आगे चलते हैं, जिससे व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सफलता आपको मिल सकती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे चलते हैं। मूल्य पर आधारित शिक्षा छात्रों को अपने ज्ञान का जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक तरीके से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसा कि दोस्तों आप एआई इंजीनियर हो, आप क्या हो? आर्टिफिशियल इंजीनियर हो। आप रोबोट वगैरह बनाते हो, टेक्नोलॉजी बनाते हो, लेकिन दोस्तों उस प्रकार की आप टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे जो कि इंसान के भविष्य के लिए खतरा हो सकती है। समझ में आ गया? आप ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओगे जिससे कि समाज को फ़ायदा हो, इंसानों को फ़ायदा हो और देश आगे बढ़े। ये एक बड़ा काम होता है मूल्य परक शिक्षा का। आगे चलते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा छात्रों को अपने ज्ञान का जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक तरीके से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे सामाजिक बुराइयां खत्म हो सके और अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। ऐसा समाज बनाएंगे हम मूल्य परक शिक्षा को लेकर के, जिसमें सभी को जस्टिस मिले, सभी को आगे बढ़ने के अवसर मिले।
ठीक है, जाति पाति का जो भेद है ये भी खत्म हो। मूल्य उन्मुख शिक्षा, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की आवश्यकता। देखो इसमें दो सवाल थे ना, पहला सवाल हमने कर लिया शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच में आपको अंतर बताना या संबंध बता सकते हो, या मूल्य, दूसरा इसका पार्ट है मूल्य उन्मुख, ठीक है, मूल्य प्लस उन्मुख यानी कि ऐसी शिक्षा जो कि आपके जीवन मूल्य को बढ़ाए, ठीक है। उन्मुख का मतलब होता है की ओर या ओरिएंटेड, ठीक है। तो देखो इसका आंसर लिखते हैं अपन, मूल्य उन्मुख शिक्षा यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की आवश्यकता क्यों। देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है और आप है ना इसको और ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चरित्र का विकास, एक इंसान का ना कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, वो समाज की बेहतरी के लिए फिर काम करेगा, यानी कि इंसान के अंदर सच, न्याय, ईमानदारी के गुण विकसित होते हैं अगर उसने मूल्य परक शिक्षा ले रखी है। तो बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, उसकी भावनात्मक बुद्धि, इसको कहते हैं ईक्यू। एक तो होता है आईक्यू, जो कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, नॉलेज हासिल करते हो, जैसे कि मशीन को सुधारना, तो आपका आईक्यू लेवल जितना होगा मशीन उतना अच्छे से आप सुधार पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ईक्यू है, ईक्यू जिसके पास ज़्यादा रहता है वो समाज में बहुत आगे बढ़ता है। भावनात्मक बुद्धि यानी कि दूसरों की इमोशंस, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स है वो अच्छे से समझ पाते हैं अपन। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है दोस्तों, हम आशावादी रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जीवन के नेगेटिव सिचुएशंस में भी हम अच्छा सोच पाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी उठाते हैं अपन, सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास होता है हमारा, और फिर मानसिक कल्याण भी होता है हमारा अगर हमने मूल्य परक शिक्षा ले रखी है तो। जटिल दुनिया में स्वयं को अनुकूलित करना, आज की 21वीं शताब्दी में दोस्तों ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिससे हम तभी लड़ पाएंगे जब हमने मूल्य उन्मुख शिक्षा हासिल कर रखी होगी, यही इसकी आवश्यकता है। क्यों नीड है, यही आपसे पूछा है। भविष्य की मजबूत तैयारी, आने वाला जो फ्यूचर है ना अनप्रिडिक्टेबल है, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है, तो केवल वही व्यक्ति सफल होगा इस दुनिया के अंदर जिसके पास में वैल्यू एजुकेशन होगी, वैल्यू एजुकेशन होगी, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, शिक्षा में लोकतंत्र के महत्व को स्पष्ट करें। देखो लोकतंत्र क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर सभी को न्याय, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, ठीक है। शिक्षा में लोकतंत्र का मतलब क्या है, ऐसे शिक्षण वातावरण का निर्माण करना जहां छात्रों को अपनी शिक्षा में आवाज़ उठाने का अधिकार हो, वे निर्णय लेने में भाग ले सके तथा सक्रिय नागरिक बनने के लिए कौशल और ज्ञान का विकास कर सके। यानी कि एक क्लास के अंदर हम कब कह पाएंगे कि शिक्षा में लोकतंत्र है, ठीक है, उस क्लास के अंदर जो टीचर है वो मौका देता है स्टूडेंट्स को कि आप डाउट्स पूछ सकते हो, है ना, आप किसी भी टाइप के डाउट्स मुझसे आप पूछ सकते हो। और क्लास के अंदर और स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उन क्रियाकलापों में, उन गतिविधियों में छात्र भाग लें, अपनी तरफ से कोई डिसीजन भी लें, तो हम कहेंगे शिक्षा में लोकतंत्र है। प्रमुख पहलू देखो इसके, छात्रों को अपनी राय साझा करने, अपनी शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने और समग्र स्कूल वातावरण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समझ में आ गया शिक्षा में लोकतंत्र का मतलब क्या है, कि जब एक स्टूडेंट को पूरी आज़ादी हो कि अपने कैरियर को उसको किस डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है, वो अपने कैरियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, अगर छात्र की भागीदारी उसके अंदर शामिल है। सपोज दैट क्लास के अंदर है ना एक नया टीचर आया, तो आपको कहा गया है कि अगर ये टीचर अच्छा पढ़ाता है तो आप हमें बता देना, स्कूल में रख लेंगे इसको। तो फिर आपसे पूछा जाएगा, आपने कहा कि भाई अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो उसको फिर स्कूल मैनेजमेंट नहीं रखेगा। तो क्या कहेंगे अपन, शिक्षा में लोकतंत्र, क्योंकि दोस्तों आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं नीति निर्माण के अंदर। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। शिक्षा को एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में देखा जाता है, यानी कि दोस्तों शिक्षा का जो विकास है ना, शिक्षा का जो विकास है वो एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक यानी कि पेरेंट्स और व्यापक समुदाय सभी की भूमिका जरूरी है। छात्रों को सूचना का विश्लेषण करने, स्वयं निर्णय लेने और समस्याओं का प्रभावी ढंग से हल करने का अधिकार दिया गया है, जिससे वे लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए तैयार होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझते हैं और नागरिक जीवन में भाग लेते हैं और अपने समुदाय की भलाई में योगदान देते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसी शिक्षण वातावरण तैयार करना है जहां सभी छात्रों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी धर्म से हो, ठीक है, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, अमीर हो, गरीब हो, सब जो स्टूडेंट है वो सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो हम कहेंगे कि भाई शिक्षा के अंदर लोकतंत्र है। अगर किसी दलित बच्चे को या किसी खास धर्म के बच्चे को अगर किसी स्कूल के अंदर पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो हम
वहाँ पे कहेंगे कि भाई इस स्कूल के अंदर क्या नहीं है, शिक्षा में लोकतंत्र नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छात्रों को अपनी रुचियों का पता लगाने, लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी सीखने की यात्रा का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हैं आगे। जैसे कि कोई बीए करता है, कोई बीटेक करता है, ठीक है, कोई आईआईटी करता है, कोई नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करता है। क्वेश्चन नंबर 3, नैतिकता के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों आपको थ्योरीज ऑफ मॉरलिटी बतानी है। नैतिकता अभी बताया ना कि आप नैतिक कब बनेंगे, जब आपको पता होगा कि मुझे लाइफ में क्या करना सही है और मेरी लाइफ में क्या करना सही नहीं है। नैतिकता के सिद्धांत में नैतिक मुद्दों पर विचार करने और चर्चा करने के लिए एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं जिससे हमें कार्यों का विश्लेषण करने, यानी कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी काम होते हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं अपन, और उनके सही या गलत होने के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। पहला सिद्धांत है दोस्तों नैतिकता का पहला सिद्धांत, अच्छाई का वस्तुनिष्ठ सिद्धांत। ये अलग से भी दोस्तों 10 नंबर में भी आ सकता है कि अच्छाई का वस्तुनिष्ठ सिद्धांत बताइए। तो यह सिद्धांत मानता है कि कुछ चीज़ें स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है, जैसे कि सच बोलना। सच बोलना क्या है, अच्छी बात है ना। और ईमानदारी क्या है, अच्छी बात है। चाहे व्यक्तिगत राय या प्राथमिकताएं कुछ भी हो। कोई कहेगा यार सच बोलना अच्छी बात नहीं है, तो भाई हर इंसान के लिए है ना, ज़रूरी नहीं है कि सच बोलना अच्छी ही बात हो। कोई कह सकता है नहीं सच बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर बात करें, अपन सामान्य रूप से बात करें तो सच बोलना अच्छी बात है। अर्थात कुछ नैतिक मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि पूरे दुनिया के अंदर लागू होते हैं, वे हर जगह पर लागू होते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा माना जाता है, इसका निर्धारण इस बात से नहीं होता कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईमानदारी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आप क्या कहोगे, भाई आज की दुनिया में कौन आगे बढ़ रहा है, जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, है ना, वही आगे बढ़ रहे हैं ना, गलत काम कर करके, ठीक है, कोई पैसे खा रहा है, ठीक है। तो किसी इंसान के हिसाब से कोई एक मूल्य गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम सामान्य रूप से बात करें कि भाई जो ईमानदारी है ना वो तो हमेशा सही रहेगी, भले ही एक सच्चे इंसान को कितना भी परेशान होना पड़े, लेकिन अंत में उसकी जीत होगी। तो क्या अच्छा क्या बुरा, इसका निर्धारण, इसका डिसाइड इस बात से नहीं होगा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। इन वस्तुनिष्ठ मूल्यों को तर्क चिंतन से पहचाना जा सकता है। अपनी सोच से, लॉजिक रीजनिंग की सहायता से, दिमाग लगा करके आप इन वस्तुनिष्ठ मूल्यों को समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सच, देखो सच सत्य की खोज और उसकी पहचान स्वाभाविक रूप से अच्छी मानी जाती है। न्याय, न्याय का मतलब निष्पक्षता, यानी कि बिना किसी से भेदभाव नहीं करना अपने को, और न्याय संगत सिद्धांतों को बनाए रखना, यानी कि सभी के साथ न्याय करना वस्तुगत रूप से अच्छा माना जाता है। खुशी, यद्यपि खुशी के व्यक्तिपरक अनुभव अलग अलग होते हैं। व्यक्तिपरक यानी कि इंडिविजुअल। देखो खुशी है ना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखती है, फिर भी हम कह सकते हैं कि खुशी हमारे जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जिससे हमारा कल्याण होता है, जीवन के अंदर सुख समृद्धि आती है। गुण देखो, गुण में ईमानदारी, दयालुता यानी कि काइंडनेस और साहस जैसे नैतिक गुणों को अक्सर वस्तुनिष्ठ रूप से अच्छा माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ज्ञान देखो, ज्ञान और समझ का अर्जन यानी कि इनको हासिल करना भी एक वस्तुनिष्ठ अच्छा ही माना जाता है। नैतिकता की भाषा और लिख दो। इसका अर्थ है कि हम भाषा को उपयोग करके नैतिक निर्णय और अवधारणाएं कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी लैंग्वेज है, जैसे कि आप कई बार बोलते हैं कि मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे जानवर से काफ़ी प्रेम है, मैं जानवरों का सम्मान करता हूँ। ये सब आपकी नैतिकता की भाषा होती है। इसमें वे विभिन्न तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम सही और गलत, अच्छे और बुरे और अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में बात करते हैं। नैतिक विश्वासों और सिद्धांतों को व्यक्त या एक्सप्रेस करने, उचित ठहराने और प्रसारित करने के लिए हमें भाषा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। भाषा से हम अच्छा बुरा, सही गलत, चाहिए या होना चाहिए के बारे में समझ विकसित कर सकते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नैतिकता के विभिन्न आयाम बताने हैं। पहला आयाम क्या है, देखभाल यानी कि केयर करना, केयरिंग, आंकना। फिर तीसरा है नैतिकता और न्याय। चौथा आयाम या पहलू कह लो या पक्ष कह लो, एक ही बात है। कार्य, कार्य मतलब एक्ट, अभिनय करना। ये नैतिकता के विभिन्न आयाम हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है, आ सकता है सवाल। देखो पहला है देखभाल, इसमें रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए, सहानुभूति और करुणा। सहानुभूति मतलब दूसरों की भावना, दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा, इनको समझना। जिम्मेदारी और दायित्व, पालन पोषण, दोस्ती, नर्सिंग। देखो पालन पोषण यानी कि माँ बाप अपने बच्चों का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। दोस्ती, दोस्ती में भी तो देखभाल होती है, केयर करना शामिल होती है ना फ्रेंडशिप में। और नर्सिंग, जैसे कि एक हॉस्पिटल में एक जो रोगी है
है ना, नर्सिंग स्टाफ उसकी केयर करता, दवाई देता समय पर, इस तरह से लिख सकते हो आप। आंकना, जज करना किसी को भी। तो दोस्तों हम अपने जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है ना, हमें इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए जो काम है ना, उससे किसी की भी हानि ना हो, ठीक है। और हमें कम से कम किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, और हमेशा लाभ पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। समाज सेवा कर रहे हो लेकिन अपने लाभ के लिए आप मत करो समाज सेवा, इस तरह से लिख सकते हो। इसमें समानता और न्यायपूर्ण व्यवहार में भी लिख देना कि हमें सभी के प्रति समान व्यवहार अपनाना चाहिए और ऐसा समाज स्थापित करना चाहिए जिसके अंदर न्याय हो। घृणा से बचना। अब घृणा क्या देती है, जैसे कि हमारे पास में 5 लाख की गाड़ी है, सामने वाला 12 लाख की लेके आ गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हैट्रेड की फीलिंग आएगी ना उसके लिए कि 12 लाख की क्यों लेके आए वो। तो घृणा से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब घृणा आती है तब हमें दुख होता है, ठीक है, दुख होता है, और दुख है वो जीवन के अंदर एक बड़ी समस्या है। शारीरिक व नैतिक रूप से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, हमें दूसरों के बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए और दूसरों के बारे में गलत कहना नहीं चाहिए। आगे है नैतिकता और न्याय। नैतिकता सही और गलत के व्यक्तिगत व सामाजिक मानकों को संदर्भ करती है, जबकि न्याय निष्पक्षता, समानता और प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक दिलाने से जुड़ा है। नैतिकता क्या दोस्तों, आपको जीवन के अंदर सही और गलत का आपको डिसीजन पता लगता है। और न्याय क्या होता है, किसी के साथ में आपको भेदभाव नहीं करना है। समानता और प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए न्याय शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जहाँ नैतिकता व्यक्तिगत कार्यों का मार्गदर्शन करती है, मतलब आपको जीवन के अंदर क्या काम करना चाहिए आपको गाइड करेगी कौन, आपकी नैतिकता। वही न्याय के अंदर क्या होता है, विवादों को हम सुलझाते हैं और समुदाय के भीतर यानी कि एक समाज के भीतर निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु प्रणालियाँ और संरचनाएं शामिल होती है, यानी कि समाज के अंदर किसी के साथ भी भेदभाव न हो, सभी को सम्मान मिले, ठीक है। ऐसी व्यवस्था में समाज में करनी चाहिए। ये सब नैतिकता और न्याय में लिख देना। आगे चलते हैं, चौथा आयाम नैतिकता का, कार्य या अभिनय। कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से अच्छे या बुरे उदासीन होते हैं। उदासीन यानी कि ना तो हमें फ़र्क पड़ता है, वो उदासीन कार्य कहलाते हैं। जैसे किसी की मदद करना एक अच्छा काम होता है, चोरी करना बुरा काम होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने भूखे परिवार को खिलाने के लिए भोजन चुरा सकता है। इरादा भले ही उसका अच्छा हो, अपने परिवार के लिए वो खाना चुरा रहा है, लेकिन चोरी करना क्या है, गलत है दोस्तों। तो कुछ काम है ना, वो स्वाभाविक रूप से अच्छे बुरे उदासीन हो सकते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल लिख सकते हो। युद्ध में लड़ने वाला एक जो सैनिक है ना, वो अगर अपने दुश्मन को मार देता है तो वो सही मारता है, लेकिन दोस्तों दूसरों की हत्या करना भी गलत है। ये आप कार्य में लिख सकते हो, इस तरह की चीज़ें। आगे चलते हैं, स्कूल एवं सहकर्मियों के माध्यम से मूल्यों का समावेश किस प्रकार से होता है। समावेश यानी कि जीवन के अंदर वो उतर आती हैं चीज़ें, इंक्लूड हो जाती हैं वो चीज़ें। सहकर्मी मतलब आपके जो दोस्त हैं, आपका जो परिवार है, या फिर स्कूल के अंदर जितने भी आपके टीचर्स हैं वो आपके सब सहकर्मी कहलाते हैं। देखो स्कूल मूल्य, आपके जो जीवन के मूल्य जैसे कि ईमानदारी, सच, सहिष्णुता, दयालुता, ये मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। मूल्य अक्सर सामाजिक अध्ययन, साहित्य, नैतिक शिक्षा जैसे विषयों के अंदर अंतर्निहित होते हैं, यानी शामिल होते हैं। साहित्य जब भी पढ़ते हो ना, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य पढ़ेंगे, तब भी हमें जीवन के जो मूल्य होते हैं वो समझ में आते हैं कि भाई ईमानदार रहना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। जो सीखने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। शिक्षक मूल्यों को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए कहानी सुनाना, भूमिका निभाना और चर्चा जैसे विविध तरीकों का उपयोग करते हैं। देखो टीचर्स हमें कहानी सुनाते थे ना पहले, है ना, क्लासेस के अंदर, कि बेटा इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, ठीक है। तो टीचर्स काफ़ी तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। सामुदायिक सेवा, समाज के भीतर रहकर मिलजुल कर कार्य करना, खेल और नेतृत्वकारी भूमिकाओं जैसे गतिविधियों में भागीदारी से हमें टीम वर्क, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो तो भाई क्रिकेट के अंदर आप एक टीम के अंदर रहकर टीम वर्क करते हो, और टीम वर्क अगर शानदार होता है तो आपकी टीम जीतेगी। तो जब भी आप टीम में काम करते हो तो वहाँ पर आप एक तो लीडरशिप सीखते हो, यानी कि नेतृत्व करना सीखते हो, और विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से डिसीजन लेना वो आप सीखते हो। एक सकारात्मक समावेशी स्कूल वातावरण, यानी कि जहाँ पर सभी बच्चों को बराबर सम्मान दिया जाए, उनको निर्णयों के अंदर भागीदारी का मौका मिले, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसा स्कूल, ठीक है। जहाँ सम्मान, निष्पक्षता और नैतिक व्यवहार पर जोर दिया जाता है, छात्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। शिक्षक और कर्मचारी आदर्श के रूप में कार्य करते हैं तथा अपने कार्यों और अंतःक्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। जैसे जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का रोल मॉडल कौन होता है, स्टूडेंट का रोल मॉडल होता है टीचर, ठीक है। अब टीचर जिस तरह से उसको सिखाएगा तो बच्चा भी चाहता है कि मैं टीचर की तरह आगे चलकर कुछ अच्छा काम करूँगा सोसाइटी के लिए। सहकर्मी,
अब देखो, सहकर्मी समूह साझाकरण, सहयोग और संघर्ष समाधान जैसे मूल्यों का अभ्यास करने और उन्हें परिष्कृत करने के अवसर प्रदान करते हैं। सहकर्मी मतलब इस स्कूल के अंदर जो दोस्त होते हैं आपके, ठीक है, फैमिली मेंबर भी आपके सहकर्मी होते हैं। तो सहकर्मी समूह यानी कि जितने भी इस समूह के अंदर जो लोग हैं, जैसे कि आपके दोस्त हैं, साझाकरण यानी कि तरह तरह के जो विचार हैं आपसे शेयर करते हैं, सहयोग करते हैं आपका, और संघर्ष समाधान, आपकी कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है तो उसमें भी साथ देते हैं, और आपके कोई विवाद हो जाता है जीवन के अंदर उसमें भी साथ देते हैं। जैसे मूल्यों का अभ्यास करने और उन्हें परिष्कृत यानी कि उनको अच्छे से परिभाषित करने के अवसर प्रदान करते हैं। व्यक्ति अक्सर स्वीकृति पाने के लिए अपने समकक्ष समूह द्वारा मूल्यवान व्यवहार और दृष्टिकोण अपनाता है। जैसे कि आपको एक ग्रुप में शामिल होना है, ठीक है, उस ग्रुप में 5-6 बच्चे हैं और आप भी चाहते हो कि यार मेरी फ्रेंडशिप इनसे हो जाए, ठीक है, तो फिर उस ग्रुप के जो नियम हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, उस ग्रुप के जो मूल्यवान व्यवहार है और दृष्टिकोण आपको अपनाने पड़ेंगे स्वीकृति पाने के लिए, तभी तो आप उनके ग्रुप में शामिल होगे। सहकर्मियों के साथ बातचीत के माध्यम से छात्र सहिष्णुता यानी कि सहना किसी चीज़ को, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ना बनना, सहानुभूति और विविध दृष्टिकोण मतलब नज़रिया के प्रति सम्मान सीखते हैं। यानी कि जब आप अपने साथी दोस्तों से बात करते हैं तो आप सहिष्णुता यानी कि जैसे कि आप किसी भी धर्म के प्रति कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है, अगर आपको कोई गाली गलौच भी कर रहा है तो वो सह जाएंगे एक बार, तो वो होती है सहिष्णुता। सहानुभूति यानी कि दूसरों के प्रति सिंपैथी रखना, जैसे जो विविध नज़रिए हैं, अलग अलग तरीके हैं, वो आप सीखते हैं। समूह चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रिया सकारात्मक मूल्यों को सुदृढ़ या मजबूत कर सकती है और नकारात्मक मूल्यों को चुनौती दे सकती है। नकारात्मक मूल्य क्या होते हैं? खुद के बारे में गलत सोचना, ठीक है, झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना, ये नकारात्मक मूल्य होते हैं। तो अगर जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो फिर आप नकारात्मक मूल्य हैं, ठीक है, ये जीवन में नहीं अपनाएंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ अपनाएंगे। सहकर्मी समूह आलोचनात्मक सोच और अन्यायपूर्ण नियमों या व्यवहारों पर सवाल उठाने को भी प्रोत्साहित कर सकता है। तो आपके जो दोस्त हैं ना, वो आपको क्या बोलेंगे, भाई तुम्हारे साथ अगर गलत हो रहा ना तो आप आवाज़ उठाओ, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6, मूल्य शिक्षा में माता पिता की भूमिका का वर्णन करें। ये आ सकता है सवाल, ठीक है, चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो ध्यान से समझो। जो माँ बाप है दोस्तों, किस तरह से वैल्यू एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहली बात तो बच्चे अपने माता पिता को रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है, रोल मॉडल मानते हैं ना। जैसे कि आपके पापा ना बहुत अच्छे हैं, आपके पापा ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उनकी लाइफ से सीख कर के आप भी लाइफ में स्ट्रगल करना सीखते हैं। और आपके जो माँ बाप के बीच में अगर व्यवहार अच्छा है, घर के अंदर कलेश नहीं है, तो फिर आप भी अपनी लाइफ को इसी तरह से बनाना चाहोगे कि मैं भी अपने माँ बाप की तरह जीऊँगा या जीऊँगी। तो आप अपने माता पिता के उन मूल्यों और व्यवहारों को अपनाते हैं जिससे कि आपका जो जीवन है वो सक्सेसफुली आगे बढ़े। शिक्षा में सक्रिय भागीदारी, देखो जो आपके जो माँ बाप होते हैं ना, वो लगातार टीचर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, शिक्षकों संपर्क में रहते हैं। आपको याद होगा, ठीक है, जब आप शैतानी बदमाशी किया करते थे छोटी स्कूल में, तब आपके जो माता पिता हैं उनको बुलाते थे टीचर्स, लगातार कांटेक्ट में रहते थे। इस शिक्षा में सक्रिय भागीदारी करके एक बच्चे के अंदर है ना जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाता है और दैनिक जीवन में उसको शिक्षण में यानी कि एजुकेशन में किस तरह से आगे बढ़ना है वो माँ बाप ही सिखाता है। मूल्यों का संचार, इसमें क्या लिख सकते हो आप, थर्ड पॉइंट में मैंने हेडिंग लिखी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना, एडजस्ट करना, सुनना ध्यान से ईयरफोन लगा के, और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके पढ़ो आप। मूल्यों के संचार में आप लिख सकते हो कि जो माँ बाप है ना, वो सीधे तौर पर चर्चा कर सकते हैं अपने बच्चों से और कुछ नियम डिसाइड कर सकते हैं कि बेटा इस टाइम पे सो जाओ, इस टाइम पे उठ जाओ, इस टाइम पे खाना खाओ। इस तरह के जो मूल्य होते हैं अपने बच्चे में डालते हैं वो। तो इससे क्या होता है, बच्चा सीखता है, बच्चे के अंदर प्रेम बढ़ता है, बच्चे के अंदर रुचियों की जो खोज होती है उसको प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि बच्चा इंटरेस्ट ढूंढता है मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट लेना है, और बच्चे को जो नैतिक निर्णय होते हैं वो बहुत अच्छे से ले पाता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और समर्थन यानी कि सपोर्ट करना, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, सुदृढ़ीकरण का मजबूत करना। तो दोस्तों जो माँ बाप है ना, वो हमारे अंदर आत्मविश्वास लेके आते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेके आते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, अगली साल ट्राई करना, और मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, आत्मविश्वास हमारे अंदर भरते हैं माता पिता। और हमारी जो छोटी मोटी अचीवमेंट है, जैसे कि आपने कहा कि टीचर ने मेरी तारीफ़ करी या इस टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आए, तो छोटी छोटी जो आपकी उपलब्धि है माँ बाप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही काम आपको करने चाहिए। और भी लिख सकते हो कि आपकी जो भावनाएं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जीवन के अंदर जो चुनौतियां आ रही हैं, माँ बाप उनको समझते हैं और आपको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, बिल्कुल सही, ये आप लिख सकते हो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और समर्थन में। आगे है प्रारंभिक प्रभाव
माता पिता के बच्चों पर क्या क्या प्रारंभिक प्रभाव पड़ता है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना, उसी के बाद में माँ बाप उसको कुछ कुछ सिखाने लगते हैं। जो जैसे कि मान लो एक बच्चा 5 साल का जब हो गया तभी स्कूल में जाएगा, लेकिन 5 साल तक उसको कौन सिखाता है घर के अंदर, किस तरह से सलीके से उठना बैठना है, किस तरह से बात करनी है। तो माँ बाप ही उसके प्रथम शिक्षक होते हैं, यानी कि उसको अपना फ्यूचर कैसे बनाना है थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ठीक है। और उसकी जो डेली लाइफ है, दिनचर्या उस कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से मूल्य उसको विकसित करने चाहिए, माँ बाप ही सिखाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, प्रारंभिक समाजीकरण किन कारकों की वजह से प्रभावित होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो सच्ची सच्ची बताना मेरे को कमेंट करके कितना आपको हेल्प मिल रही है, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह से पढ़ लिया, किताब पढ़ ली होगी। ये सिर्फ रिवीजन है, आपकी रिवीजन क्लास है। और बताना मेरे को कमेंट करके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कमेंट करने से क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, साथ में इस वीडियो की रीच भी बढ़ेगी, काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो आगे चलते हैं। देखो, समाजीकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन। देखो, आप किसी परिवार में अगर पैदा होते हैं ना, तो फिर वहाँ पर आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह से दूसरों से बात करने, क्या खाना खाना है ना, सच बोलना है, ईमानदारी से रहना है, लाइफ के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लेके आनी है। कौन सिखाता है? समाज तो सिखाता है या परिवार सिखाता है, एक ही बात है। तो आप अपने परिवार से सीखते हैं, अपने साथियों से सीखते हैं, है ना, अपने फ्रेंड से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, संचार मीडिया से सीखते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम काफ़ी चलाते हैं, अपन चलाते हैं ना, फेसबुक काफ़ी चलाते हैं। वहाँ पर जो रील्स और शॉर्ट्स जो आती हैं, ठीक है, हमें कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी सिखा जाती है लाइफ के बारे के अंदर, ठीक है। तो ये होता है समाजीकरण, एक सीखने की प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन मूल्य को विकसित करता है, समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें परिवार के बारे में आप लिख सकते हो कि परिवार हमें महत्वपूर्ण मूल्य समझाता है। परिवार, तो परिवार हमें मूल्य और व्यवहार सिखाता है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य आदर्श के रूप में कार्य करते हैं और बच्चों को सक्रिय रूप से सिखाते हैं कि दूसरों के साथ में किस तरह से बातचीत करनी है और आसपास की दुनिया को किस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। ये परिवार में लिख देना। साथी में क्या लिखोगे? आपके जो फ्रेंड्स हैं, है ना, साथी में कि जैसे जैसे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, साथियों का समूह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने लग जाता है। जैसे कि दोस्तों, आप जिस एज में हो ना, आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए फ्रेंड सर्कल है ना, भले ही छोटा रखो, लेकिन काम के लोग रखो, काम के दोस्त रखो, जो कि आपको समाज के अंदर रहना सिखाएं, आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए सिखाएं। ये सब लिख सकते हो इसके अंदर। स्कूल के अंदर देखो, स्कूल के अंदर भी जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, व्यवहार करना सिखाते हैं, व्यक्तियों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है वो सिखाते हैं, हमारे अधिकार बताते हैं, और समाज की हमसे क्या उम्मीदें हैं वो हमें कौन सिखाता है? स्कूल सिखाता है। संचार मीडिया, तो संचार मीडिया के अंदर लिख सकते हो कि जो टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, और जितने भी मैगज़ीन पत्रिकाएं हैं, ये दोस्तों हमारे जीवन मूल्यों को विकसित करते हैं। सच बोलना, ऐसी ऐसी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज़ हम देखते रहते हैं। ईमानदारी से रहना, सहिष्णुता का विकास करना, दयालुता, सहानुभूति, इन मूल्यों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार सामाजिक संपर्क और मानवीय मूल्यों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कथन को स्पष्ट करना है, इस लाइन को आपको बताना है। देखो, मौखिक संचार आप जानते हैं कि जो आप बोल करके किसी से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मौखिक संचार में हम बोल करके अपने मजबूत रिश्ते करते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, गहरी समझ विकसित करते हो। तो क्या लिख सकते हो इसमें मौखिक संचार में? देखो, ध्यान से सुनते चले जाना। मौखिक संचार में किस तरह से मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, सामाजिक संपर्क को आगे बढ़ाते हैं। मौखिक संचार सूचना, विचारों और आपकी जो राय होती है, ओपिनियन होता है, उनके स्पष्ट और प्रत्यक्ष आदान प्रदान की अनुमति देता है। और ये शब्दों का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है, जिससे सहानुभूति और समझ को बढ़ावा मिलता है। यानी कि दोस्तों, जब अगर आप दोस्त से बात कर रहे हो, दोस्त ने कहा कि हमें एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो आप अपने क्या कर रहे हो? विचार साझा कर रहे हो, ठीक है, लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो, या फिर आपने कहा कि लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर आपका दोस्त आपको कुछ बातें बताता है। तो मौखिक संचार के माध्यम से हम समस्याएं सुलझाते हैं, संबंध अच्छा बनाते हैं, दूसरों के साथ में गलत फहमियाँ भी जो हैं वो हम मिटाते हैं। इस तरह से लिख सकते हो। और मौखिक संचार से अब आपकी जवाबदेहिता बढ़ती है, ठीक है। यानी कि आप माँ बाप को बताते हो कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी सफलता असफलता के लिए अगर मैं पढ़ा तो अच्छी बात होगी और मुझे सफलता मिलेगी। ये सब लिख सकते हो इसके अंदर। गैर मौखिक संचार में क्या लिख सकते हो? मतलब
गैर मौखिक का मतलब होता है आपको बोलना नहीं है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, जैसे कि जो चेहरे के हाव भाव हैं हमारे, है ना, किस तरह से हमारा जो शरीर का पोस्चर है, जैसे कि कंधे झुके हुए हैं तो निराश फील होंगे, है ना, आंखें डाउन हैं हमारी, है ना, पुतलियाँ झुकी हुई हैं तो भी निराश हम हो जाएंगे ज़िंदगी के अंदर। तो चेहरे के हाव भाव, आवाज़ के लहजे से हम मौखिक जो संदेश होते हैं, गैर मौखिक जो संदेश होते हैं उनको, उनसे भी हम हमारी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और तालमेल बिठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप बहुत उदास हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, तो आपका दोस्त आपके साथ में आया और फिर बोला भाई क्या दिक्कत है, तुम्हारा जो चेहरा है वो लटका हुआ क्यों है, तो आप बताते हो कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा है, इस तरह से कुछ भी आपके जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप बता सकते हो। तो गैर मौखिक संचार से भी क्या होता है दोस्तों, आप जुड़ते हैं समाज के लोगों से, विश्वास की भावना पैदा होती है और सकारात्मक संबंध इसमें विकसित होते हैं, और आपकी जो घबराहट है वो दूर होती है, उत्साह आता है जीवन के अंदर, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये गैर मौखिक संचार में लिख सकते हो जोड़ जोड़ के। तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, पूरा आंसर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है, नहीं तो मैं हर एक सवाल का आंसर लिख देता आपको। समायोजन का अर्थ बताते हुए इसके कारकों को बताइए। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, तो रिश्तों को सही करने अथवा बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला बदलाव ही समायोजन कहलाता है। ठीक है, समायोजन किसे कहते हैं, जब आप रिश्ते सही करते हैं, बेहतर करते हैं, तो जो बदलाव लेके आते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका जो दोस्त है ना, उसके अंदर भी ईगो भरा पड़ा है, आपके अंदर भी ईगो है, लेकिन रिश्ते चलाने के लिए एक व्यक्ति को तो झुकना ही पड़ेगा, तो झुकेंगे तो बदलाव आएगा, बदलाव आएगा तो रिश्ते मजबूत बनेंगे। तो ये समायोजन कहलाता है, ध्यान देना। समाज में शांति और सद्भावना यानी कि अच्छी भावना बनाए रखने के लिए समायोजन कौशल महत्वपूर्ण है। देखो इसके कारक यानी कि इसके फैक्टर बताते हैं। एक तो पुल कारक होता है, पुल कारक होता है, तो समायोजन के पुल कारक किसे कहते हैं, वे कारक जो हमें जीवन में कोई भी समायोजन करने से रोकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपके अंदर एग्रेसिवनेस है, आप गुस्से में बात करते हैं, चिड़चिड़े हैं, तो आपसे कौन दोस्ती करना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसे कारक जो कि हमें जीवन में एडजस्ट करने में रोकते हैं, संबंध हमारे मजबूत नहीं बनते, विश्वास हमारा नहीं बढ़ता, दूसरे आप पर विश्वास करते ही नहीं, क्योंकि हर बात तो आप चिड़चिड़ा के बोलते हो। ठीक है, एग्रेसिव हो आप, हर बात में गुस्सा करते हो, ये पुल कारक कहलाते हैं। क्रोध, ठीक है, जब आप बात बात पर गुस्सा करते हो, ठीक है, तो क्रोध करने से क्या होता है, क्रोध करने से सामने वाले को लगता है कि मेरी जो इज्जत है नहीं कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरा यहाँ पे अपमान हो रहा है, तो इससे भी आत्मविश्वास की कमी होती है और आपको पछतावा होता है क्रोध करने के बाद में, और समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ में आप अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाते हैं। क्रोध में लिख देना डर। देखो जब भी आपको डर लगता है तो आप अपनी भावना को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं और सामने वाले से अच्छे संबंध नहीं बनाते, क्योंकि आप डरे हुए हो। ठीक है, मान लो किसी दोस्त के सामने आप बात कर रहे हो और बीच में डर गए, किसी बात के लिए डर गए, तो फिर आप पूरी बात को नहीं बता पाओगे। ठीक है, और इस तरह से वो भी आपकी पूरी बात नहीं समझ पाएगा, और इस डर से भी क्या होता है कि समाज में हमारे संबंध अच्छे नहीं बन पाते हैं। पुश कारक कौन से होते हैं, वे कारक जो हमें जीवन में समायोजन करने के लिए प्रेरित अथवा मोटिवेट करते हैं, जैसे कि सहानुभूति। तो पुश कारक कौन से, पुश कारक सहानुभूति अगर आपके अंदर है, इसका मतलब है कि आप दूसरों के, सामने वाले के दुख दर्द पीड़ा को समझते हो, तो सामने वाले के साथ में आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर होते हैं। हास्य यानी कि दोस्तों आप हंसी खुशी मिजाज वाले इंसान हो, तो हर कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा। ठीक है, हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी लेके आते हो सामने वाले की लाइफ में भी। सहायता, अगर आप हेल्प करते हो दूसरों की तो भी आपके संबंध बेहतर होते हैं। अपराध बोध यानी कि दोस्तों कोई भी गलती हो जाती है, वो गलती सबसे होती है, ठीक है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। बोध मतलब जानकारी, आपने कुछ गलत बात कही, उसका आपने मम्मी को बोला कि मम्मी सॉरी मैंने गलत बात कही, ठीक है, तो भी इससे क्या होता है दोस्तों, आप समायोजन कर पाते हैं, अच्छी संबंध विकसित करते हैं। आगे करते हैं कि कहना मानना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सुखवाद को अच्छाई के सिद्धांत के रूप में चित्रित करें। सुखवाद, सुखवाद देखो किसी भी शब्द के आगे अगर वाद शब्द जुड़ जाता है वो एक विचारधारा होती है। सुखवाद क्या, आनंद ही परम अच्छाई है और आंतरिक रूप से मूल्यवान एकमात्र चीज़ है। यानी कि जीवन के अंदर जो भी कुछ करते हैं ना अपन, हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, हमें सुख मिल जाए। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, नौकरी मिल जाए। नौकरी क्यों कर रहे हैं, पैसे आ जाए, ठीक है, गाड़ी आ जाए, एक कोठी बंगला हो जाए हमारा। तो फिर हम जो भी काम कर रहे हैं वो सुख के लिए तो कर रहे हैं। तो आनंद ही परम अच्छाई है, सबसे जो बड़ी अच्छाई है वो खुद को सुख देना है। आनंद ही सबसे बड़ी अच्छाई है।
कोई भी चीज़ जिसे अच्छा माना जाता है उसका मूल्य उसकी आनंद उत्पन्न करने या दुख से बचने की क्षमता से ही आता है। किसी भी चीज़ को अगर हम अच्छा मानते हैं, क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमें सुख पहुंचा रही है। इस तरह से आप लिख देना। और भी लिख सकते हो, जैसे कि जो पैसा है ना, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। ध्यान देना, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन साधन खरीद सकते हैं और साधनों से हमें खुशी मिलेगी। जैसे कि पैसे से इसे खुशी नहीं खरीदी, लेकिन गाड़ी अगर लैम्बोर्गिनी ले ली, है ना, तो क्या होगा? खुशी आएगी। और भी लिख सकते हो कि सुखवाद हमें क्या बताता है कि लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तथा यह बताता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से आनंद की तलाश करने और दर्द से बचने के लिए प्रेरित होते हैं। कोई भी काम करते हैं ना, हमारा एक मोटिव होता है कि भाई हमें प्लेजर मिले, हमें हैप्पीनेस मिले और हम दुख से बच जाएं, कष्ट से बच जाएं। ये सब आप लिख सकते हो इसके अंदर। देखो, अब और एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि मान लो कोई बहुत नशे करता है, कोई नशेड़ी है, ठीक है। जब वो नशा करता है तो उसको सुख मिलता है, लेकिन नशे करने के जो नकारात्मक परिणाम है वो भी उसको पता है, लेकिन नशे तो करता है। तो नशा करना किसी एक व्यक्ति के लिए सुखदायी हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम नेगेटिव हो सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं इसमें। और ज़्यादा आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11। नैतिक बहुलवाद के आधार के रूप में ज्ञान की प्रकृति, आत्मबोध और नैतिक गुणों की आलोचनात्मक जांच करें। नैतिक बहुलवाद, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों, एक तरफ तो हम इन्वायरमेंट को डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, जीव जंतु को बचाना चाहते हैं, पेड़ पौधों को बचाना चाहते हैं, पेड़ लगाते हैं हम पर्यावरण को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हमें क्या करना है? आर्थिक विकास करना है। क्या करना है? आर्थिक विकास। इसके अंदर हमें हाईवे बनाने पड़ेंगे, फैक्ट्री या कारखाने, उद्योग धंधे खोलने पड़ेंगे, तो जंगलों का नाश होगा, जीव जंतु का विस्थापन होगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्या हैं? विरोधाभासी हैं, लेकिन ज़रूरी तो है ना भाई। जब आप डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आपका देश पीछे चला जाएगा। अगर आप इन्वायरमेंट करते रहे तो पर्यावरण को बचाने के चक्कर में आप विकास को नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन इनके अंदर, दोनों के अंदर संतुलन लाया जा सकता है, दोनों ही जरूरी है। तो दो बातें जब विरोधाभास हो, दो बातें विपरीत हो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो, लेकिन दोनों अच्छाई के लिए ही हो। विकास भी जरूरी है, डेवलप करना जरूरी है, और पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। तो ये कहलाता है नैतिक बहुलवाद। नैतिक बहुलवाद अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक ही संदर्भ में विभिन्न व्यक्ति, संस्कृति, यहाँ तक कि दृष्टिकोण भी भिन्न ज्ञान को प्राथमिकता दे सकते हैं। और जब एक इंसान नैतिक गुणों के बारे में सोचता है तो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा सोच पैदा होती है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। लेकिन संतुलन अगर वो हासिल करता है दोनों विचारों के मध्य, उसे कहते हैं नैतिक बहुलवाद। अब क्या आगे क्या लिखा है? ज्ञान की प्रकृति, आत्मबोध और नैतिक गुणों की आलोचनात्मक जांच करें। तो इसमें और भी लिख सकते हैं आप, है ना, आंसर को और बढ़ा सकते हैं। ज्ञान की प्रकृति, इसमें क्या लिखोगे? ज्ञान की प्रकृति में इसमें आप ये लिखोगे कि एक व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर नैतिक बहुलवाद को विकसित करता है। जैसे कि उसको पता है कि आर्थिक विकास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हमें सड़कें भी चाहिए, हाईवे भी चाहिए, हमें पुल भी चाहिए, हमें अस्पताल भी चाहिए, विकास चाहिए हमें। और एक तरफ इन्वायरमेंट को बचाना, उसको पता है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही है वातावरण के अंदर। तो ज्ञान की प्रकृति के आधार पर वो नैतिकता के निर्णय लेता है। आत्मबोध, यानी कि एक इंसान खुद के जो मूल्य होते हैं उनका आत्मनिरीक्षण करता है और उसी हिसाब से वो नैतिकता के निर्णय लेता है। और नैतिक गुण जैसे कि ईमानदारी, सच, इनके आधार पर भी वो अपने जीवन में डिसीजन लेता है। इस तरह से आप मिला जुला के लिख सकते हो। आचरण के किन्हीं दो सिद्धांतों को बताएं, सार्वभौमिकता और नैतिक अहमवाद। देखो ऐसे 4-5 सिद्धांत हैं, मैंने 2 सिद्धांत बताए हैं आचरण के, बिहेव करने के, ठीक है। एक तो है सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता क्या होती है? नैतिकता में सार्वभौमिकता का यह विचार है कि नैतिक निर्णय समान परिस्थितियों में सभी पर लागू होने चाहिए। वापस से सुना, सार्वभौमिकता क्या है? एक सिद्धांत है, आचरण का एक सिद्धांत है। क्या लिखना है इसके अंदर? नैतिकता में
सार्वभौमिकता यह विचार है कि नैतिक निर्णय समान परिस्थितियों में सभी पर लागू होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो आप। अगर कोई मानता है कि झूठ बोलना गलत है, जैसे आप मानते हो कि झूठ बोलना गलत है, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि ऐसी ही स्थिति में किसी और के लिए भी झूठ बोलना गलत है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि एक ऐसे सिद्धांत के प्रति आपको कमिटमेंट दिखानी, प्रतिबद्धता दिखानी, जिसे सिर्फ खुद पर ही नहीं बल्कि सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। जैसे कि आप अपने आप से कहते हो कि मुझे ईमानदारी से रहना चाहिए, मुझे ईमानदारी बरतनी चाहिए, तो आप दूसरों के प्रति भी तो ईमानदारी बरतो ना। आप खुद के लिए तो आपने सोच लिया, लेकिन पूरी दुनिया में आप जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर भी तो ईमानदारी आप दिखाओ। ये सब आप लिख सकते हो इसके अंदर। नैतिक अहमवाद, एथिकल इगोइज्म किसे कहते हैं? ये भी एक सिद्धांत है आचरण का, एथिकल इगोइज्म। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हो आप? यह एक आदर्श नैतिक सिद्धांत है जो प्रस्तावित करता है कि व्यक्तियों को अपने स्वयं के हित में कार्य करने चाहिए, और यह विश्वास है कि यदि वे व्यक्ति की भलाई और खुशी को बढ़ावा देते हैं तो कार्य नैतिक रूप से सही है। यानी कि आपको जो भी लगता है ना कि ये मेरे फायदे के लिए है, तो वही काम करने चाहिए आपको, है ना। जैसे कि आपको लगता है कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ये मेरे फ़ायदे में है, क्योंकि इससे मैं अपने पर्सनल खर्चे निकाल सकती हूँ और अपने परिवार को भी फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती हूँ। समझ में आ गए नैतिक अहमवाद क्या है? तो एक आदर्श नैतिक सिद्धांत है जो कि बताता है हमें कि व्यक्तियों को अपने स्वयं के हित में कार्य करने चाहिए। यह विश्वास है कि यदि वे व्यक्ति की भलाई और आपकी खुशी को बढ़ावा देते हैं तो कार्य नैतिक रूप से सही है, भले ही वो किसी के लिए गलत हो सकते हैं। जैसे कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो फिर घर में कोई बोल सकता है भाई तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है ना, हम पैसे दे तो रहे हैं तुम्हें। तो दूसरे के लिए वो चीज़ गलत हो सकती है, वो नैतिक नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए तो नैतिक होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरी एज ऐसी हो चुकी है, मैं जीवन के ऐसे दहलीज पे खड़ी हूँ कि मुझे कमाना ही पड़ेगा अब तो। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, नैतिक शिक्षा के लिए निर्णय और कार्रवाई दोनों कैसे आवश्यक है? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा दूँ ये? चलो मैं पढ़ा देता हूँ। नैतिक शिक्षा के लिए निर्णय यानी कि डिसीजन और कार्रवाई दोनों कैसे जरूरी है, फटाफट से देखो। तो देखो, नैतिक निर्णय में आपको क्या लिखना है, इसमें कार्यों, इरादों और चरित्र लक्षणों को अच्छा या बुरा, सही या गलत के रूप में मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका नैतिक निर्णय है आपको सही और गलत में अंतर करने की क्षमता और नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा प्रदान करता है। समझ में आ गया कि कोई भी परिस्थिति है वहाँ पर आप सही गलत में अंतर कर पाते हैं, आपकी जो क्षमता है उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या बुरे काम है क्या सही काम है ना, आपका इरादा अच्छा है या आपका इरादा गलत है। अगर इस तरह से आप डिसीजन लेते हैं शिक्षा के अंदर तो इसे हम कहेंगे नैतिक निर्णय। आपको नैतिक निर्णय लेने चाहिए। और नैतिक कार्रवाई किसे कहते हैं? यानी कि दोस्तों अगर जीवन के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जैसे कि किसी भी काम के अंदर अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर सच, ईमानदारी, सहिष्णुता, दयालुता, सहानुभूति, इस तरह के जो गुण हैं अगर उस कार्य में जोड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। ये आप नैतिक कार्रवाई में लिख सकते हो। तो इस तरह की जो शिक्षा है उसके अंदर नैतिक कार्रवाई के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, नैतिक शिक्षा में भावनाओं की सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश डालिए। नैतिक शिक्षा में क्वेश्चन नंबर 14, भावनाओं की सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो भावनाएं हमारे नैतिक विकास, निर्णय लेने और समग्र नैतिक व्यवहार, समग्र यानी कि ओवरऑल समग्र नैतिक व्यवहार को प्रभावित करके नैतिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाती है। वापस से सुनो, भावनाएं नैतिक विकास, निर्णय लेने और समग्र नैतिक व्यवहार को प्रभावित करके नैतिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। वे नैतिक कार्यों के लिए आवश्यक प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और व्यक्तियों को नैतिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से समझने और उनका जवाब देने में मदद करती हैं। तो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य नैतिक संदर्भ में अपनी और दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। यानी कि दोस्तों नैतिक शिक्षा अगर आपके पास में है तो आप अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और सामने वाले की भावनाएं भी आप अच्छे से समझते हैं। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो कि दूसरे की
भावनाओं को ठेस पहुंचा दे, उसके सेंटिमेंट्स या उसके फीलिंग्स हर्ट कर दें। तो सहानुभूति और करुणा जैसी भावनाएं हैं वह व्यक्ति को दूसरों के अनुभवों से जुड़ने में मदद करती हैं तथा दूसरों की भलाई के प्रति चिंता और देखभाल को बढ़ावा देती हैं। अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया तो अपराध बोध की भावना आप में जग जाती है और आपको शर्म भी आती है। तो अपराध बोध और शर्म जैसी भावनाएं नैतिक व्यवहार को प्रेरित कर सकती है ना। जबकि कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं समाज के हितैषी कार्यों को प्रेरित कर सकती है। कृतज्ञता यानी कि किए हुए का एहसान मानना, कृतज्ञता। तो कृतज्ञता क्या है? एक सामाजिक भावना है, सकारात्मक भावना है, जिससे आप समाज के अंदर रह कर के अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो जितनी भी भावनाएं हैं उसका क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 15, चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न के प्रकारों का वर्णन करें। ये सवाल आपको अनोखा लग रहा है, जिसने किताब पढ़ी है उसके लिए अनोखा नहीं है। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ लो। चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न यानी कि कितने टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं एक इंसान के। पहला है अनैतिक व्यक्ति। अनैतिक व्यक्ति कौन होता है? जिसका व्यवहार मतलब ऐसा हो कि वो ना तो सही ठहराए जा सकते हैं ना गलत ठहराए जा सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो मान लो आपको काट रहा है, तो उसे आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि तेरे अंदर समझ नहीं है क्या, तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। ठीक है, उसको थोड़ी पता है कि वो गलत कर रहा सही कर रहा है। ठीक है, तो अनैतिक व्यक्ति कौन होता है? जो ऐसे कार्य करता है जो ना तो स्वाभाविक रूप से गलत होते हैं ना स्वाभाविक रूप से सही होते हैं। उचित व्यक्ति, उचित व्यक्ति, ये डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान दो, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। सवाल देख लेना, सवाल रट लो सबसे पहले। उचित व्यक्ति कौन होता है? तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी सुविधा के हिसाब से काम करता है, अपने सुविधा के हिसाब से काम करता है और तत्काल लाभ प्राप्त करना चाहता है, भले ही उसको नैतिकता से समझौता करना पड़े। जैसे कि मान लो कहीं पर रिश्वत दे के नौकरी लग रही है, ठीक है, तो उस इंसान ने रिश्वत दे दी, कुछ पैसे दे दिए, घूस दे दी, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? उचित व्यक्ति, जो कि कभी कभी नैतिकता से भी समझौता कर लेता है। फिर क्या है आगे? तर्कहीन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व, ये ध्यान से समझो, तर्कहीन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा कैरेक्टर, ऐसा चरित्र या ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग विचारों, अलग अलग व्यवहारों, अलग अलग विश्वासों में अपने आप को फिट बैठाने की कोशिश करता है, अपने आप को एडजस्ट करवाने की कोशिश करता है, यानी कि तालमेल बिठाता है, ऐसा कैरेक्टर। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अनुरूपक व्यक्ति क्या होता है? अनुरूपक व्यक्ति, ये फोर्थ तो आपको समझ में नहीं आएगा, वापस से बता देता हूँ, वापस से बता देता हूँ, एक सेकेंड रुको। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो उचित व्यक्ति तो आपने समझ लिया था। उचित व्यक्ति क्या कहलाता है? कौन होता है उचित व्यक्ति? जो कि सुविधाजनक चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता, भले ही उसको समझौता करना पड़ जाए नैतिकता से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहीं पर किसी की नौकरी लग रही पैसे दे करके, तो व्यक्ति पैसा दे देता है, वो उचित व्यक्ति में आप लिख सकते हैं। तीसरा अनुरूपक व्यक्ति। अनुरूपक व्यक्ति मैंने क्या बताया था अभी? देखो अनुरूपक व्यक्ति क्या होता है? जो कि अलग अलग विचारों, विश्वासों, अलग अलग व्यवहार में अपने आप को फिट बैठाने की कोशिश करता है, समायोजित करता है, खुद को तालमेल बिठाता है, ठीक है, और अपने इच्छा के अनुसार काम करता, अनुरूपक व्यक्ति कहलाता है। आगे चलो, तर्कहीन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। इसमें क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्तव्य और अपने नैतिकता की प्रबल भावना से प्रेरित होकर काम करता है, ठीक है, लेकिन उसके जो विश्वास हैं और उसका जो व्यवहार है वो तर्क पर आधारित नहीं होता। समझ में आ गया? वापस से बता देता हूं। तर्कहीन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व में क्या लिखना है कि ऐसा व्यक्तित्व है या ऐसे व्यक्ति को बताता है ये, जो कर्तव्य और नैतिकता की प्रबल भावना से प्रेरित होता है, लेकिन जिसके विश्वास और व्यवहार आवश्यक रूप से तर्क पर आधारित नहीं होते हैं। रट लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें टाइप है 15 में, तर्क संगत परोपकारी।
तर्क संगत परोपकारी, यानी कि जो दूसरों का भला करता है तर्क के साथ में, जहाँ पर उसका फायदा हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 16 में भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य बताइए। हमारे भारतीय संस्कृति में कौन कौन से मूल्य हैं, जैसे कि बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना, क्योंकि दोस्तों बड़े लोगों को ज़्यादा ज्ञान होता है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनके पास में, इसलिए हमें जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके प्रति क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर की भावना से देखना चाहिए। परिवार और समुदाय, है ना, तो हमारी संस्कृति में क्या लिखा है कि हमें परिवार को मजबूत बनाना चाहिए, समुदायों को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि सामूहिक कल्याण हो सके और सामाजिक सद्भाव की भावना बढ़ सके। फिर तीसरा लिख देना आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति में जो आध्यात्मिकता है दोस्तों, ये इसका आधार मजबूत है, ठीक है। आध्यात्मिकता में लिख सकते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म है, सबकी अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं। एक व्यक्ति अगर आध्यात्मिक है तो दोस्तों ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। हर व्यक्ति को आध्यात्मिक बनना चाहिए। सहिष्णुता और विविधता, देखो भारत के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, रीति रिवाज हैं, तो भारत में इन विविधताओं में एकता है और सहिष्णुता की भावना है हमारी संस्कृति में, यानी कि सभी धर्मों के प्रति मान सम्मान रखना। अहिंसा और करुणा, किसी भी जानवर के या किसी भी इंसान को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। धर्म और कर्तव्य, धर्म या धार्मिक जीवन एक केंद्रीय अवधारणा है जो व्यक्ति के कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा करने के महत्व पर बल देती है। यानी कि धर्म क्या होता है, जीवन के अंदर आपको कैसे चलना चाहिए वो आपको धर्म सिखाता है, ठीक है। सरलता और विनम्रता भी है हमारी संस्कृति में। सत्य, ईमानदारी, कड़ी मेहनत हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। कर्म और पुनर्जन्म भी हिस्सा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रमुख पहलुओं को समझाइए। कल्चरल प्लूरलिस्ट, सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रमुख पहलुओं को समझाइए। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। तो सबसे पहले तो सांस्कृतिक बहुलवाद से रिलेटेड कोई भी सवाल आए ना तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। सांस्कृतिक बहुलवाद होता क्या है, देखो सांस्कृतिक बहुलवाद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताओं के बीच एकता बनाए रखने की राष्ट्र की क्षमता होती है। वापस से सुनो, सांस्कृतिक बहुलवाद क्या होता है, किसी भी देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताओं के बीच एकता बनाए रखने की राष्ट्र की क्षमता होती है। और इसके प्रमुख पहलू या डायमेंशन देखो, अनेकता में एकता। तो भारत की ताकत क्या है, इसकी विविध जनसंख्या, यानी कि अलग अलग धर्मों के, जातियों के लोग फिर भी एक साथ रहते हैं। संवैधानिक संरक्षण, तो भारतीय संविधान दोस्तों जो अल्पसंख्यक हैं उनके संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे कि उनकी विशिष्ट पहचान बनाए रखी जाती है। जैसे कि भारत के अंदर काफ़ी सारी जातियाँ, काफ़ी सारे धर्म के ऐसे लोग हैं जो कि संख्या में कम हैं, तो संविधान उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। सांस्कृतिक बहुलवाद विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, जिसमें भाषाएं, धर्म और कलात्मक अभिव्यक्तियां शामिल है। यानी कि दोस्तों आपके जो विचार हैं, आपके जो विचार आप उनको बोल सकते हो, आप उसमें स्वतंत्र हो, ठीक है। ये संविधान हमें अधिकार देता है पारस्परिक सम्मान और सहिष्णुता, हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए और दूसरे धर्मों के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए, ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा में सतत विकास पर टिप्पणी लिखें। ये सवाल आ सकता है, रिपीट हुआ सवाल है, पिछली बार भी आया था दिसंबर वाले पेपर में। शिक्षा में सतत विकास पर टिप्पणी लिखो, शिक्षा में सतत विकास पर टिप्पणी लिखो। शिक्षा में सतत विकास पर टिप्पणी लिखना अपने को, देखो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि व्यक्तियों को एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों और व्यवहारों से सुसज्जित करती है। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। सतत विकास के लिए शिक्षा, आपको सतत विकास कहीं पे मिले और शिक्षा एक साथ मिले तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि सतत विकास के लिए शिक्षा व्यक्तियों को एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों और व्यवहारों से सुसज्जित करती है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को एकीकृत करना और सूचित निर्णय लेने और जिम्मेदार कार्रवाई को बढ़ावा देना शामिल होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप ऐसी एजुकेशन लो जिसके अंदर आपको इन्वायरमेंट को बचाना सिखाया जाए, समाज के अंदर कैसे रहना है, सामाजिक मूल्य परंपराएं कैसे बचानी है वो सिखाए जाए, और अर्थव्यवस्था पर कैसे ध्यान देना है, आर्थिक पहलुओं को कैसे बचाना है,
वो अगर आप सीखे किसी शिक्षा में तो आप कहेंगे सतत विकास के लिए शिक्षा बिल्कुल सही है। तो सतत विकास के लिए शिक्षा पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के अंतः संबंध को संबोधित करता है तथा विकास के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। देखो ये जो शिक्षा है, शिक्षा में सतत विकास, ये सिर्फ स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, इसमें जीवन भर सीखने के अवसर शामिल होते हैं, है ना। पारंपरिक शिक्षा भी इसमें सीखना शामिल होता है, और जो आप नौकरी लगने के लिए जो ज्ञान हासिल करते हो वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको स्थायी विकास करना है, आपको एक अच्छा भविष्य बनाना है, सकारात्मक परिवर्तन लेके आना है समाज के अंदर। इस तरह से बातें लिख सकते हो शिक्षा में सतत विकास पर। ठीक है, ताकि आप देश के और समाज के जो जटिल मुद्दे हैं, जटिल समस्याएं हैं, उनका समाधान कर सको। और जो शिक्षा में सतत विकास का उद्देश्य और भी है कि आप जिम्मेदार नागरिक बनो, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना लेके आओ, सम्मान की भावना को लेके आओ, पर्यावरण को बचाओ। ठीक है, और रचनात्मक समाधानों को आप प्रेरित कर पाएँ और अलग अलग क्षेत्र में नए नए जो विचार हैं वो रख पाएँ। इस तरह से लिख सकते हो कि जिससे हमारा समाज न्याय संगत बनेगा, समता मूलक बनेगा, यानी कि सबको समान अधिकार आज़ादी प्राप्त होगी, और पर्यावरणीय रूप से भी हम समाज में योगदान कर पाएंगे। ये शिक्षा में सतत विकास पर टिप्पणी लिख सकते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बताएं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, राजनीतिक समानता, यानी कि कोई किसी भी जाति का है, कोई किसी भी धर्म का है, वो चुनाव लड़ सकता है और वोट डालने का अधिकार इसमें शामिल होता है। कानून का शासन, कोई गरीब है, अमीर है, कानून के सामने वो समान है। व्यक्तिगत अधिकार एवं स्वतंत्रताएं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाने और किसी भी धर्म को नहीं अपनाने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जैसे कि भारत में होते हैं। ठीक है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो किस तरह के चुनाव करवाता है? भेदभाव रहित, जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, वो अलग अलग होती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका में लिख देना कि हमारी जो भारत की अदालतें हैं वो बिना किसी के दबाव में आए हुए वो काम करती हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता, जवाबदेही का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, यानी कि जो भारत के नेता हैं वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। और पारदर्शिता का मतलब ओपननेस, यानी कि सरकार जो भी नीतियां निर्माण करती है, परियोजनाएं बनाती हैं, खुलेपन के साथ में बनाए, बताए कि इस प्रोजेक्ट में हमने कितने पैसे लगाए, कितने पैसे खर्च हुए हैं। लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, मेरी तरफ से, आई होप समझा पाया हूँ मैं। संघर्ष समाधान पर टिप्पणी लिखो। देखो संघर्ष समाधान क्या होता है? संघर्ष समाधान, जैसे कि आप किसी से सहमत हो जाते हो या किसी से असहमत हो जाते हो, तो आपको सबसे पहले तो असहमति के स्रोत समझना चाहिए, उसकी प्रकृति को समझना चाहिए कि मैं असहमत किस मामले पर इससे हो रही हूँ। ठीक है, तभी तो आप उस असहमति का जो समाधान है वो कर पाएंगे। तो संघर्ष समाधान में दोस्तों एक प्रभावी संचार, यानी कि आप सामने वाले से अगर अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से बात करोगे, तभी तो आप संघर्ष समाधान कर पाओगे, बातचीत को सुलझा पाओगे, ताकि आप सहानुभूति को बढ़ा पाओ, सामने वाले की फीलिंग समझ पाओ। ठीक है, सामने वाले का जो पेन है वो समझ पाओ और विश्वास बढ़ा पाओ। ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। तो कुल मिला के संघर्ष समाधान में सहयोगात्मक समस्या समाधान शामिल होता है, जहां व्यक्ति संभावित समाधान उत्पन्न करने और उसकी प्रैक्टिबिलिटी, यानी कि उसकी व्यवहार्यता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए काम करते हैं। तो संघर्ष के दौरान भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपकी दोस्त से लड़ाई हो रही है, तो भाई ईगो को शांत करो सबसे पहले। ठीक है, ईगो को शांत करो, खुद भी शांत हो जाओ, अपनी भावनाओं को पहचानो और खुद को कंट्रोल करो, तथा दूसरे की जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उसको समझो। तब आप जो लड़ाई है उसको रोक सकते हो, संघर्ष है उसको रोक सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो उसके अंदर संघर्ष समाधान पर, आप अपने मन से आप लिख देना। तो दोस्तों ईमानदारी से बताना कैसा लगा ये वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, 20 सवाल थे इसमें, संघर्ष समाधान और लोकतंत्र के सिद्धांत, ये शिक्षा में सतत विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और सांस्कृतिक बहुलवाद, इस पर एक सवाल बन सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक बहुलवाद की डेफिनेशन बता दी है मैंने। इसके अलावा दोस्तों ये अंतर्निहित मूल्य ये आ चुका है दिसंबर वाले पेपर के अंदर। चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न ये नहीं आए, ये आ सकता है। तो एक अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर मैंने डिफाइन किए यहाँ पर, सुन लेना वापस से। फिर नैतिक शिक्षा बताए, इसके 2 सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आचरण के 2 सिद्धांत बता दिए। नैतिक बहुलवाद बता दिया आपको, है ना। सुखवाद को अच्छाई के सिद्धांत के रूप में बता दिया, सुखवाद क्या होता है, आ सकता है।
और ये आ सकता है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समायोजन का अर्थ बताते हुए इसके कारकों पर प्रकाश डालिए। समायोजन के मतलब होता है एडजस्ट करना। मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार पता लग गया ना। मौखिक संचार यानी कि बोल करके आप अपनी भावनाओं को बताते, अपनी बातों को रख पाते हैं। गैर मौखिक का मतलब कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट, मतलब बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी आप अपनी भावनाओं को, विचारों को बता पाते हो। ठीक है, वो बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिकरण किसे कहते हैं, किन कारकों की वजह से प्रभावित होता है या किन कारकों की वजह से हम सीखते हैं, ये बता दिया था। मूल्य शिक्षा में माता पिता की भूमिका। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा जो बुक है उसको कवर करने की कोशिश की है ना। 1 घंटे की वीडियो, इसको शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सकता है और मेरे को सपोर्ट करना। इसी तरह से आप सपोर्ट करोगे तो ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एग्ज़ाम के बाद में इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, फीडबैक देना मेरे को। ठीक है, कि आपकी कितनी हेल्प हुई, कितने सवाल आपके सही हुए। तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। पेपर अच्छा दे के आना अपने को। गुड बाय एंड थैंक यू।